आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। वर्णमाला पार्ट 2 की कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये जो कक्षा है इसमें आप स्वरों के बारे में जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार किन किन आयामों पर हमसे पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, बार बार ये आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कक्षा को आप पूरे मनोवेग से पढ़ें और अपनी तैयारी को एक अच्छे आयाम तक ले जाने का प्रयास करें। मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको, ये दावा है हमारा। और आप निसंकोच होकर के पूरी लगन से क्लास को देखें। तो आइए समझते हैं वर्णमाला पार्ट 2 की कक्षा में, जहां हम आपसे स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उल्लेखित करेंगे स्वर, और ये बात जानेंगे कि हम लोग स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही हो जाना चाहिए कि हम स्वर किसे कहते हैं। तो ध्यान दें कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, मैं सारी चीज़ नोट भी करूँगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। उच्चारण कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो स्वर कहलाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बोले कि स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। समझते चलिएगा, स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। एक विशेष बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी स्वरों की मात्रा आप नहीं देख पाएंगे। स्वरों की मात्रा तो लगाई जाती है, परंतु आ की मात्रा, ये जो छोटा आ है, आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं होती है। आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो कभी आपका एग्जामिनर ये बात आपसे करे, ये प्रश्न आपके सम्मुख लाकर रखे और ये पूछना चाहे कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया है कि स्वरों की संख्या जब भी आपसे पूछी जाए तो हमेशा आपको 11 जवाब देना है। कुल संख्या जब पूछी जाए तभी आपको 13 बताना है। तो मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होंगे, मात्रा के आधार पर स्वर, तो आप बताइएगा 11। परंतु थोड़ा सा इस क्वेश्चन के पैटर्न को बदल दिया जाए और लिखा जाए दृश्य मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, फिर आपका उत्तर हो जाएगा 10। शायद ये बात आप समझ पाए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपसे अभी अभी बताया है कि छोटा आ की मात्रा दृश्य नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई। ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मात्रा लगाई जाती है स्वरों की, परंतु आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं होती है। इसके आधार पर स्वरों के विभिन्न संख्याओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, जिस तरीके से, जिस प्रारूप से ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। आगे समझिएगा, अगर हम ये बात आपसे करें कि स्वरों का विच्छेद हो सकता है, स्वरों का विच्छेद हो सकता है या विच्छेद होता है, ऐसा कहें। यानी विच्छेद का मतलब हम इनके टुकड़े कर सकते हैं, इनके खंड कर सकते हैं, इन अक्षरों को तोड़ सकते हैं। परंतु यहाँ भी एक मामला है, विच्छेद हो सकते हैं, परंतु ये जो परंतु लगा करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलना स्टार वाली बात है। क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। आ, ई, उ और री, इन स्वरों का आप विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था कि स्वरों का तो विच्छेद हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। विच्छेद का मतलब स्वरों को हम तोड़ सकते हैं, दो टुकड़े बना सकते हैं उनके, परंतु हम आ, ई, उ और री का कभी विच्छेद नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलें कि अगर हम इन्हें याद करें तो पिछली कक्षा में हमने बताया हुआ था कि हम इन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। तो ये बात हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि मूल स्वरों का हम कभी विच्छेद नहीं कर पाएंगे, जबकि स्वरों का विच्छेद संभव है, इनके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। ये बात क्लियर है।
तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हम बता रखे हैं आपको कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, मात्रा लगाई जाती है, विच्छेद हो सकता है, परंतु इनका विच्छेद संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और आपके सामने उल्लेखित करूंगा मैं कि स्वर कभी आधे नहीं लिखे जाते, स्वर कभी आधे नहीं लिखे जाएंगे, स्वर कभी आधे नहीं लिखे जाते हैं। क्या आपने कभी किसी स्वर को आधा लिखा हुआ देखा है क्या? नहीं ना। व्यंजनों को आप आधा कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम आपसे कहें कि का को आधा लिखेंगे तो बिल्कुल आप 2 प्रकार से, कुछ इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि छोटा आ का आधा कैसे बनाओगे, क्या आप बना पाओगे? क्या आप लिख करके दिखा पाओगे? नहीं। इसका मतलब साफ है कि स्वर कभी आधे नहीं लिखे जा सकते हैं, जबकि व्यंजनों को आधा लिखा जाता है और लिखे भी जा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप स्वर की परिभाषा से भली भांति परिचित हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही आसान बात, ये आपको पता भी है। अगर मैं ये बात कहूँ कि स्वर व्यंजन के उच्चारण में मदद करते हैं तो बिल्कुल ये बात भी ध्यान देना, स्वर व्यंजन के उच्चारण में मदद करते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बगैर संभव नहीं है। जो व्यंजन हैं वो बगैर स्वर के शामिल हुए उनका उच्चारण ही हो नहीं सकता है। इसीलिए तो हमने कहा कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन को किसी ना किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे का सहारा का मतलब ये, हमारा अभिप्राय ये है कि हमें वहाँ स्वर को शामिल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो इसे आप नोट कर लें। अब देखिएगा, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार से भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैं आपको पूरे एहतियात रूप से ये बताना चाहूँगा कि आप पूरे मनोवेग से प्रश्नों के प्रारूप को समझा करें, क्योंकि संख्या से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अक्सर ये गलत होने के चांस बने रहते हैं। जैसे अगर स्वर के प्रकार पूछेगा तो आपका उत्तर 3 होगा। स्वर का प्रकार पूछे, आपका जवाब 3 होना चाहिए, 3 ही दीजिएगा। और कब कब ये उत्तर और दिया जाएगा, ये बात ध्यान दें, जब कहेगा मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, फिर भी आपका जवाब वही होगा। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार जब ये पूछेगा तब भी आप जवाब कितना दीजिएगा? 3। और जब ये कह दे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, फिर से आपका जवाब होगा 3। यही बात मैं आपसे बता रहा था, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को हल करना चाहें या जवाब देना चाहें तो ज़रूर अपने आप से एक बार ज़रूर पूछें कि जो हम जवाब दे रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं। तो ये जवाब देखिएगा कि केवल स्वर के प्रकार पूछेंगे तब भी 3 बताइएगा, और जब ये कहेगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के तब भी आप 3 बताइएगा, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के तब भी आपका जवाब कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो आइए समझते हैं अब ये जो प्रकार है इनके बारे में और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में। पहला तो मैं लिखूँगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ये पहला है। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है पुल्लुत स्वर। समझे जरा, ये 3 प्रकार हैं, मात्रा के आधार पर भी, उच्चारण के आधार पर भी और स्वर के प्रकार भी। कितने होंगे? 3। तो ह्रस्व का मतलब समझे, यहाँ ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटा से तात्पर्य क्या है, और दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा। तो जरा समझिएगा, छोटा का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण कम समय में होते हैं वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण उनसे ज़्यादा समय में होता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, तथा ऐसे स्वर जिनका उच्चारण काफ़ी ज़्यादा समय में होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो ये चीज़ मान के चलें कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा समय, या आप कह दें कि जहाँ ज़्यादा समय लगेगा आप उसे पुल्लुत स्वर के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। बात हमारी क्लियर है? आप ये बात समझ चलें कि छोटा, बड़ा और ज़्यादा समय लगने वाला पुल्लुत स्वर कहलाएगा। देखिएगा ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं ये बात याद रखेंगे हम लोग। आ, ई और ऊ, और इसके बाद है आपका री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर के उदाहरण। और
ठीक ठाक बात। तो यहाँ एक प्रश्न बन जाता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो जवाब फिर भी आपका क्या होगा, यही होगा कि जिन्हें हम ह्रस्व कहते हैं उन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है और जिसमें ये चारों शामिल होते हैं। आगे देखिएगा, जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं इन्हें ही हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिए, इन्हें ही हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो छोटा है, जो ह्रस्व है, जो मूल है और जो एक मात्रिक है, ये सब के सब एक ही हैं। केवल अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं, परंतु जवाब हमें हमेशा इन चारों चीज़ों का एक ही होगा। ये बात हमें ध्यान देना है, ये बात हमें मान के चलना है कि एक मात्रिक, ह्रस्व, छोटा, ये जो भी पूछा जा रहा है, ये जो नाम हमने उल्लिखित कर रखा है, इनमें यही चार जवाब हमेशा हमें देने हैं कि आ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व होंगे। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो ये मान के चलें कि जो पहला पार्ट है स्वर के प्रकार का पहला हिस्सा आप समझ पा रहे होंगे। अगली बात देखें, दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा बड़ा आ जाएगा, बड़ी आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। अगर आप इन्हें काउंट करें तो आपको उत्तर के रूप में 7 प्राप्त हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 7 स्वर हैं ये दीर्घ की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण ह्रस्व से ज़्यादा समय में होता है, बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बस इतना सोच लेना है, इनका उच्चारण कम समय में होता है, इनका उच्चारण थोड़ा ज़्यादा समय में होता है, बस और कुछ है नहीं इसमें। देखिएगा, तो दीर्घ स्वर की बात हो गई। और अब हम बात करें कि पुलुत स्वर आप किसे कहेंगे, तो पुलुत स्वर का मतलब हमने कहा उच्चारण ज़्यादा समय में होगा, उसे पुलुत कहेंगे। जैसे आप राम ऐसे करके बोलें तो किसी भी शब्द का उच्चारण बहुत लंबे समय तक कर जाएं, जैसे पूजा पाठ आपके घर में होता होगा, तो ऐसे तमाम जगहों पर ऐसे पुलुत स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे शंखनाद यानी शंख बजाया जाता है, तो ऐसे कथा या किसी अवसर पर जब आपके घर में किसी प्रकार का पूजा पाठ किया जाता है तो ऐसी दशा में बहुत से पुलुत स्वरों का उच्चारण किया जाता है, बहुत से, ये आपको पता है। आप प्रतिध्वनियों को जानते हैं, जैसे किसी पटाखे की आवाज़ हो और बाद में आपको सुनाई दे, बहुत देर तक सुनाई दे, अर्थात कहने का मतलब ज़्यादा समय तक सुनाई दे, तो वो पुलुत होगा। आप कुएं में देख करके बोलें तो वहाँ से एक आवाज़ आपको प्रतिध्वनि के रूप में दोबारा मिलेगी, वो भी क्या होगी, पुलुत होगी। तो हमारा मसला आप समझ पा रहे होंगे। पुलुत का मतलब केवल इतना है कि जब किसी वर्ण का, किसी स्वर का, किसी ध्वनि का उच्चारण हो जाए और वो काफ़ी लंबे समय तक चले तो हम उसे पुलुत कहेंगे। और अगर मान लीजिए पुलुत स्वरों की कभी एग्जामिनर हमसे संख्या पूछ बैठे तो जवाब दे दीजिएगा 7। ये हम बता भी चुके हैं कि छोटा प्लस 7 दीर्घ स्वर पुलुत की श्रेणी में आते हैं। ये जो 7 दीर्घ स्वर हैं ये मिला करके 8 होंगे, ये पुलुत स्वर की श्रेणी में आते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इनका पुलुत बनाया जा सकता है, परंतु छोटी ई का, छोटा ऊ का और री का, इनका आप पुलुत नहीं बना पाओगे। समझना जरा, पुलुत नहीं बनेगा। इसका अभिप्राय क्या है कि इसका पुलुत नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो जैसे आप छोटी ई से छोटी ई का बड़ा रूप बनाना चाहोगे ना, छोटी ई, जैसे आप इसको ई करेंगे तो ये बड़ी बन जाएगी, और जैसे ऊ कहोगे ये दीर्घ हो जाएगा। इसका मतलब इनका पुलुत नहीं बनेगा, ये दीर्घ बन जाएंगे। अतः बड़ी ई, बड़ा ऊ और री बन जाएंगे और ये दीर्घ कहे जाते हैं, अतः इनका पुलुत नहीं हो पाएगा। ये मसला समझ पाए होंगे आप। तो ध्यान दीजिए कि पुलुत स्वरों की संख्या 8 है, जिसमें आ और 7 दीर्घ स्वर ये शामिल हैं और इनका पुलुत नहीं बनाया जा सकता। के प्रकार में अगला मानक बना लेंगे या टाइप समझेंगे हम लोग कि पूछेगा कि होस्ट या फिर लिखा रहेगा होंठ। ये चीज़ समझें, होंठ की आकृति के आधार पर स्वर। अब एक माध्यम बनाएगा ये, आकृति के आधार पर स्वर।
ये समझें जरा आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि होंठ की आकृति के आधार पर या फिर उसकी बनावट के आधार पर ऐसा पूछेगा। वो ये जानना चाहता है कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपके होंठ की आकृति कैसी होती है। ये बड़ा मज़ेदार, आप इसका प्रयास करेंगे अगर आप घर पे, तो आप अपने आप इसको सीख पाएंगे। तो आप हमारे साथ प्रयास कर सकते हैं कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ की जो आकृति है वो वृत्ताकार हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ध्यान दें, होंठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार का स्वर होगा, एक होगा वृत्तमुखी और एक होगा आवृतमुखी। जो वृत्तमुखी होगा उसमें हमारे होंठ की संरचना गोल होगी। जैसे आप उच्चारण करेंगे छोटा ऊ, आप उच्चारण करेंगे बड़ा ऊ, और आप बोलेंगे ओ, और आप उच्चारण करेंगे औ का। तो इन चारों वर्णों को जब आप बोल रहे होंगे आपका होंठ कुछ गोल आकृति का रूप धारण करना चाह रहा होगा। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो आप जब ऊ करके बोलेंगे तो उसमें आपका जो होंठ है वो थोड़ा सा एक गोल जैसा संरचना बनाने का प्रयास करेगा, इसीलिए हम लोग उसे वृत्तमुखी कहेंगे। बाकी जो भी बच गए सात, वो सात के साथ कहाँ चले आएंगे, आवृतमुखी के अंतर्गत आएंगे। हिंदी वर्णमाला का बरहमा स्वर किसे कहते हैं, ये बात बोला था हमने, आपसे बताया भी है। हिंदी वर्णमाला का बरहमा स्वर ये है जिसे हम डॉक्टर स्वर भी कह सकते हैं। डॉक्टर स्वर क्यों? क्योंकि डॉक्टर, मास्टर, हॉस्टल ऐसे तमाम शब्दों को लिखने पर हम सबसे पहले उसके ऊपर एक अर्ध चंद्रबिंदु जैसी संरचना बना देते हैं, और इसे ही हम हिंदी वर्णमाला का बरहमा स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का बरहमा स्वर कहते हैं। यहाँ लिखने का तात्पर्य ये था हमारा, ये भी वृत्तमुखी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, ये बात ध्यान देना। हिंदी वर्णमाला का जो बरहमा स्वर है उसे भी वृत्तमुखी मान लिया जाता है। तो ये बहुत आसान टॉपिक थी, बहुत ही आसान है कि किसी भी अगर ये पूछा जाए कि कौन सा वृत्तमुखी है कौन सा आवृतमुखी है तो बिल्कुल आसान है। और अब मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा। तो होंठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होंगे, एक वृत्तमुखी और एक आवृतमुखी। अगली प्रक्रिया समझें तो ये पूछेगा कि जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, इसका तात्पर्य क्या है कि आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के आधार पर स्वर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बार बार स्वर लिखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना समझें कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार का मतलब ये हुआ कि कौन सा स्वर बोलने पर जिह्वा में सबसे ज़्यादा किस भाग में कंपन होगा, या कौन सा जिह्वा का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गतिशील होगा, क्रियाशील होगा। इसके आधार पर स्वरों को तीन पार्ट में बांटा गया, तीन भाग बनाए गए, और उसमें यहाँ मैं देखिए तीन लिख दे रहा हूँ। उसके तीन भाग कौन कौन से हैं? एक है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर यानी पीछे का। ये तो बहुत आसान है, आप इसमें परिभाषा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है कि जब जिह्वा में क्रियाशीलता सबसे आगे वाले भाग पर ज़्यादा हो, सर्वाधिक हो, अग्रस्वर कहा जाएगा। जब जिह्वा की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा उसके बीच वाले हिस्से पर हो तो उसे मध्य स्वर कहेंगे, और जब इसी जिह्वा की क्रियाशीलता सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा हो तो आप उसे पश्च स्वर की कैटेगरी में शामिल करेंगे। ये बात क्लियर है? तो अब मान के चलें परिभाषा में कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये आसान था, बिल्कुल आसान सरल भाषा था, सरल शब्दों में हमें समझना ही था। अग्र स्वर में देखिएगा कौन कौन आएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। मध्य स्वर में सबसे पहले आप छोटा आ लिख दें, ये इतनी जानकारी लिख लेने के बाद आप अग्र स्वर में लिखें छोटी बड़ी, पश्च स्वर में लिखें छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये पैटर्न अगर आपके दिमाग में रह जाएगा तो मुझे लगता है ये बात अभी आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, नहीं रटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको पूरे मनोवेग से, मैंने बार बार कहा है, देखते रहिएगा। मैंने हमेशा आपसे ये गुजारिश की कि पढ़ाई के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी होती है। आप ये कतई ना सोचें कि ये टॉपिक सहज है, क्योंकि हर वो सहज चीज़ भी कठिन बन जाती है कब? जब हम उसे
बहुत ही सहजता से लेते हैं। हमें उसे ये मान के चलना है कि हर वो टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पता नहीं कब और किस दशा में हमारे किस एग्जाम में ये हमारे सामने बैठा हो प्रश्न के रूप में। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे पूरे मनोवेग से देखें। हमने कहा कि मध्य स्वर में जब अग्र मध्य और पश्च की बात आए तो अपने दिमाग में ये फार्मूला सेट करें कि मध्य स्वर में सबसे पहले हम आ को सेट कर देंगे, फिर अग्र स्वर की बात करेंगे तो छोटी ई बड़ी ई लिखेंगे, परंतु छोटा ऊ बड़ा ऊ यहाँ ना लिख करके सीधा कहाँ लिखेंगे, पीछे छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे ए तो नियमानुसार अब आपके दिमाग में भावना आ जानी चाहिए कि जब ए ई यहाँ लिखा, ऊ वहाँ लिखा, ए यहाँ लिखा, तो ओ कहाँ लिखेंगे, पीछे, बिल्कुल। तो ओ हम कहाँ लिखने वाले हैं, पश्च स्वर में, तो ओ हम यहाँ लिख दिए। मुझे लगता है ये बात आपको याद हो गई होगी। ई ए ये अग्र हैं, ये मध्य हैं, ये पश्च हैं। एक बचा हुआ है जिसे भोलानाथ त्रिपाठी जी ने क्या कहा था, कौन सा वो स्वर था जिसे भोलानाथ त्रिपाठी जी ने कहा था कि हम इसे स्वर की कैटेगरी से अलग करने वाले हैं और हम उसे आदि भाषा का स्वर मानने वाले हैं। वो पिछली कक्षा में बताया था, जिसे हम कहते हैं री, और मैं इसे भी यहाँ उल्लिखित कर दे रहा हूँ। अगर री कभी पूछा जाए ये कैसा स्वर है इस मामले में, तो आप इसे अग्र स्वर की कैटेगरी में रखेंगे। ये बात क्लियर है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की बात ये कन्फर्म हो चुकी है। तो मैं इसे पुनः अब मिटाने का प्रयास करता हूँ, मिटा दे रहा हूँ। और अब जीवा की क्रियाशीलता के बाद आप ये बात जाने कि तालु के या तालु के आधार पर स्वर या तालु की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, जो तालु है उसके आधार पर, तालु की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं, इसमें बस इतना समझिएगा कि ये जो पैटर्न बनाए जाते हैं आधार पर स्वर, ये अलग अलग मानकों को देख करके बनाया जाता है। जैसे किसी भी स्वर का प्रकार पूछे तो 3 जवाब तो देना है, सहज है, बिल्कुल आसान है। लेकिन जब ये अलग अलग मानक रख करके आपके सामने ओंठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, तालु के आधार पर पूछेंगे, तो आपको अपने प्रश्न के जवाब भी जगह जगह बदलने होंगे। अपने प्रश्न के जवाब को हर जगह आपको चेंज करना होगा। ये बात मान के चलें तो क्लियर है। तो तालु की क्रियाशीलता के आधार पर जब स्वर पूछेगा तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। और पहला होगा समृद्ध स्वर और दूसरा होगा अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, और तीसरा होगा विवृत। सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछा गया, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, और एक चौथा होगा अर्ध विवृत। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि अब तालु की क्रियाशीलता के आधार पर हमें स्वरों को 4 पार्टों में पढ़ना है। इसी यही तो मैं कह रहा था कि प्रकार अलग बात है, वहाँ जवाब 3 देने हैं, लेकिन अलग अलग मानकों के आधार पर, अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर स्वर के प्रकार भी अलग अलग होंगे और हमारे जवाब भी हमेशा बदले जाएंगे। ये तरीका चेंज होगा तो आप भी अपने आप को चेंज करेंगे। समझिए जरा। तो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मध्य स्वर में छोटा आया था और विवृत में अकेला कौन है, बड़ा। इस बात को याद रखें, इसीलिए सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। विवृत और मध्य स्वर जो था जिसमें हमने छोटा आ की बात की, अब समझें यहाँ। तो समृद्ध स्वर की बात अगर आएगी तो इन्हें आप इस तरीके से याद रखिए। यहाँ आ जाएगा आपका छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। यहाँ पूरा वो क्रम है शामिल, लेकिन आपके अग्र मध्य पश्च स्वरों में ऐसा नहीं था। वहाँ ई के बाद ऊ दूर चला गया था पीछे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्रम याद रखिएगा, बड़ा आ को यहाँ रखा हमने और छोटा आ को यहाँ रखेंगे हम। तो छोटा बड़ा तो अपना स्थान ले चुके हैं, ये बात हम जान चुके हैं। ये पूरे मनोवेग से अगर देख रहे हैं तो इस बात को समझें कि हम विवृत को, विवृत में बड़ा आ शामिल करेंगे, क्लियर है। उसके ठीक बगल अर्ध विवृत में कौन चला जाएगा, छोटा आ चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना। तो हमने कहा कि छोटा आ बड़ा के बाद छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये जो चारों, ये पांचों जो हैं हम इन्हें समृद्ध में रख देंगे। क्लियर है बात ना। अब समझिएगा यहाँ कौन आएगा, यहाँ आ जाएगा ए और ओ, ये होगा अर्ध समृद्ध।
और अर्ध विपरीत में कौन चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा अय और औ। सारे क्लियर हो गए, सब अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। अब ये मान के चलें, अगर ये अर्थ जानना चाहते हैं कि समृद्ध का विलोम ही विपरीत होता है, तो ये समझ जाएं कि समृद्ध का मतलब क्या होता है। समृद्ध का मतलब ढका हुआ होता है, ढका हुआ आबलिक बंद होगा। यानी जब हमारे ऐसा कोई स्वर जिनका उच्चारण करने पे हमारा तालु जो हमारे मसूड़ों के बाद शुरू होता है, अगर वो पीछे से बंद है या लगभग बंद है, तो आप उसे कहेंगे समृद्ध। थोड़ा उससे खुला हो, हल्का सा, उसे अर्ध समृद्ध। विपरीत का मतलब पूरा खुला हो, और अर्ध विपरीत का मतलब थोड़ा ज़्यादा खुला हो। ये मान के चलें। तो जब ऐसी प्रक्रिया होगी तो इसी आधार पर ये बनाया जाता है कि तालु की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या ये 4 जो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत, ये मान के चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम एग्जामों में कई बार आपसे क्वेश्चन किया जा चुका है। मैं इसे मिटाऊंगा, आप इसे नोट कर लें। तो अनुस्वार और विसर्ग से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। अनुस्वार और ये जो विसर्ग वाला मसला है, अनुस्वार के अंतर्गत जिसे आप अंग कहते हैं और विसर्ग जिससे के अंतर्गत आप आहा को शामिल करते हैं, ये दोनों ही मिला करके अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है, पहले भी मैं इस बात पे थोड़ी सी चर्चा कर चुका हूँ। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, जिसमें अंक और आहा शामिल होते हैं। इसे अनुस्वार, इसे विसर्ग कहते हैं। ये बात बताने का सीधा मसला ये था हमारा कि आपने एक वर्ण कुछ इस तरीके से देखा जिसे हमने 12वां स्वर कहा, जिसे हमने अभी अभी 12वां स्वर कहा, वृत्तमुखी कहा। आगे समझें। और एक स्वर आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे कि जब भी इस तरीके से एक चंद्र बिंदु जैसा लगा होता है, तो एक ये होता है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। मैं इसे बता दूं, ये जो चंद्र बिंदु वाला है इसे कहा जाता है विकसित स्वर। और क्यों कहा जाता है इस बात को भी समझ लें हम। इसे विकसित स्वर क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, इसके बाद ही तो हमारी हिंदी आई। जो ये क्रम है, जो ये फार्मूला है कि संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी, ये जो भाषाएं पीछे छूट गईं, जिनसे हमारी हिंदी का जन्म हुआ, उसमें कहीं भी इसका प्रयोग नहीं था। ये बात ध्यान दें। मैं बताना क्या चाह रहा था, ये स्टार बात है कि पुरानी जितनी भी आदि भाषाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे संस्कृत, पाली, प्रकृति और अपभ्रंश, इनमें कहीं भी हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया है। और हमारी हिंदी में इसका प्रयोग मिलता है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम इसे संज्ञा देंगे किस स्वर का? विकसित स्वर का। और हम इसे बोलने लगे विकसित स्वर, क्योंकि इसे हमने विकसित किया है, लॉन्च किया है, अपनी भाषा में इसे शामिल किया है, तो इसलिए इसे विकसित स्वर कहा। एक महत्वपूर्ण बात आपसे और बता दूं, इन्हीं बिंदुओं से संबंधित ही आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा, डाउट भी बना रहता होगा कि किसे हम अनुनासिक के कहेंगे और किसे हम केवल नासिक के कहने वाले हैं। ये बात ध्यान दें, यानी किसे हम अनुनासिक के कहेंगे और किसे हम नासिक के कहने वाले हैं। ऐसा भी तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही आसान है, इसको समझना जरा। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक के होता है, और किसी वर्ण के ऊपर लगा हुआ ये बिंदु, ये नासिक के होता है। और नासिक में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा, जैसे अंगा हो गया, या हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ये सब क्या हैं? नासिक के हैं। ये बात क्लियर है? मेरे कहने का तात्पर्य है कि नासिक के प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है। ये बिंदु लगा है तो ये नासिक के है, ये चंद्र बिंदु लगा है तो अनुनासिक के है। तो फिर तो बात बहुत आसान है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और समझना है आपको। समझना क्या है यहाँ पर, ये समझ लीजिए, जैसे एक बार लिखा है कंचन और एक बार हमने लिख दिया है सांप। ये चीज, दोनों में अंतर है। दोनों में तो बिंदु लगा है,
लेकिन दोनों ना ही अनुनासिक के हैं और ना ही दोनों नासिक के हैं। समझे? जब हम उच्चारण करें और जब इस बिंदु का उच्चारण करते समय हमें ना के रूप में प्राप्त हो, माँ के रूप में प्राप्त हो, अणा के रूप में प्राप्त हो, जैसे कंचन, तो आपको ना का उच्चारण मिल रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे कंचन, संताप, संतोष, तो जिसमें ऊपर जो बिंदी लगी है वो ना के रूप में उच्चारित हो रही है, और जब वो ना के रूप में उच्चारित होगी तो आप उसे नासिक के कहिएगा, तो आप उसे नासिक के बोलिएगा। बात क्लियर है ना? और जब सांप बोल रहे हैं आप, आँख बोल रहे हैं आप, तो सांप पर, आँख पर, ऊंट बोल रहे हैं आप, तो ऐसी दशा में कहीं भी आप ये प्राप्त नहीं करते हैं कि यहाँ पर ना का उच्चारण हो रहा हो, यानी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब ना का उच्चारण नहीं होगा तो आप इसे क्या बोल दीजिएगा कि यह वर्ण अनुनासिक के है। ये बात क्लियर है? तो नासिक और अनुनासिक का मसला बस इतना है कि आप ये मान के चलें कि जब किसी वर्ण पर बिंदी लगी हो तो वो दो जगह जा सकती है, या तो वो नासिक हो सकती है या तो वो अनुनासिक हो सकती है। नासिक के कब होगी? जब उसका उच्चारण ना के रूप में होगा, और जब उसका उच्चारण ना के रूप में नहीं होगा तो अनुनासिक होगा। चंद्र बिंदु कहीं लगा हो उसे हमेशा आपको अनुनासिक के मानना है। ये बात आपको मुझे लगता है कि आप ये क्लियर कर चुके होंगे। और थोड़ी सी बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, इसे आप नोट कर लें। ये जो अनुस्वार और ये जो अनुनासिक वाला मसला है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात मान के चलें हम कि बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके सामने रख ही देना चाहता हूँ कि ये जो आपको बहुत परेशान करते हैं, ये आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। ये बात मान के चलें, ये जो बिंदु है जिनसे आप कई बार धोखा खा सकते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। वो क्या करने वाला हूँ, ये बात जरा देखें कि अगर किसी बाण के ऊपर बिंदी लगी है तो हम इसे कहेंगे अनुस्वार। क्लियर है ना? और अगर किसी बाण के ये पीछे बिंदी लगी है तो हम इसे कहेंगे विसर्ग। ये बात क्लियर है? और अगर किसी के ऊपर इस तरीके से बना है तो हम इसे कहेंगे अनुनासिक, अनुनासिक। क्लियर है ना ये मसला? चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक के बोलिए, पीछे डबल बिंदी है विसर्ग बोलिए, ऊपर एक बिंदी लगी है अनुस्वार बोलिए। और अगर उस ऊपर वाली बिंदी में अनुनासिक और नासिक का फैसला करना हो तो पीछे बता के आ रहा हूँ कि अगर ऐसा करना है तो आप ये जरूर करिएगा कि अगर ना का उच्चारण मिले तो नासिक के कहिएगा, नहीं मिले तो अनुनासिक के कहिएगा। आगे देखिए, अगर किसी अक्षर के, ये मान लीजिए अक्षर है, इसके ठीक पीछे बिंदु मिले यहाँ इस दशा में, तो हम इसे कहेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर अक्षर का मतलब क्या होता है? जैसे अंगा लिखा, ये पांचवा अक्षर है किसी भी वर्ग का, और लास्ट में देखिए बिंदी मिल रही है, इसीलिए मैंने इसे पंचमाक्षर बोला है। यानी ये बिंदी पंचमाक्षर के नाम से जानी जाएगी। ये कैसी होगी? तो आप इसे नासिक के कहेंगे। ये बात ध्यान दें। तो इस बिंदी का मसला समझ पा रहे होंगे आप इसे नासिक के बोलेंगे। क्लियर है ना बात? अब अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और पंचमाक्षर। क्या कभी ऐसा भी देखा होगा कि जब किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हो, जैसे आपने देखा होगा डा के नीचे लगा दी जाती है, इस डा के नीचे भी ऐसे बिंदी लगाई जाती है, तो ये जो बिंदी लगी है इसे कहा जाता है फेंका हुआ चिन्ह। फेंका हुआ चिन्ह, या इसी को कहा जाता है ताड़न जात, या इसी को कहा जाता है द्विगुण। ये क्लियर है ना? और इसी को आप कह सकते हैं विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन, विकसित स्वर तो हम आपको बता ही चुके। ये चंद्र बिंदु को ही तो विकसित स्वर कहा हमने, पहले भी बताया कि हम इस चंद्र बिंदु को क्या कह सकते हैं? विकसित स्वर कह सकते हैं। और अब आपके सामने विकसित व्यंजन भी आ गया, दो बिंदी लगा करके नीचे, जिसे आप द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसे आप ताड़न जात कह सकते हैं, जिसे फेंका हुआ आप कह सकते हैं, जिसे विकसित आप कह सकते हैं। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, और यहाँ से ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, कभी कभी किसी किसी वर्ण के आगे बिंदी लगी होती, जैसे ये का है, इसके आगे बिंदी लग जाएगी, और जब आगे बिंदी लगी होगी तो इसे कहा जाएगा नुक्ता। इसे नुक्ता कहा जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, का, खा, गा, जा, फा,
इन सब के आगे नुक्ता लगाया, ये बात बोला राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यहाँ लिख दूं मैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार नुक्ता वाले वर्ण कितने हैं 5, ये बात ध्यान देना भैया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार नुक्ता वाले वर्ण कितने हैं 5, का, खा, गा, जा, फा। इन्होंने कहा कि इन 5 वर्णों के साथ नुक्ता लगाया जा सकता है। ध्यान देना, ये अपनी भाषा का नहीं है, इसीलिए इसे हम विदेशी वर्ण कहेंगे। कैसा वर्ण कहेंगे? विदेशी वर्ण। तो मैं अगर क्वेश्चन ये करना चाहूँ कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के अनुसार विदेशी वर्ण 5 हैं। इन्होंने 5 माना विदेशी वर्ण, और एक विदेशी वर्ण मैंने आपको वहाँ बताया हुआ था, कहाँ पर, जिसे आपने हिंदी का बरहमा स्वर कहा, उसे विदेशी माना हम लोगों ने, क्योंकि वो भी आगत स्वर है, बाहर से आया हुआ है, तो उस हिसाब से 5 यहाँ 1 वहाँ 6 हो जाएंगे। आगे समझें। लेकिन NCERT क्या कहती है? NCERT के अनुसार केवल खा, जा और फा पर ही नुक्ता लगाया जा सकता है। ये बात ध्यान दें, NCERT के अनुसार केवल 3 वर्ण, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार 5 वर्ण, तो ये 3 नुक्ता वाले हैं, इन्हें 3 को क्या माना? विदेशी वर्ण। तो ये मान के चलें NCERT इन 3 को विदेशी वर्ण मान रही है, यानी विदेशी वर्ण ये व्यंजन में शामिल है, और एक जो स्वर में मिला था आपको, ये कुल मिला के कितने? 4 विदेशी वर्णों की संख्या NCERT के अनुसार 4 होगी। इसीलिए तो हमने आपको संख्याओं के खेल वाले पार्ट में ये बात बताने का प्रयास किया था कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या 56 कैसे हुई। तो जब इन चारों को जोड़ दिया गया तो वो संख्या पहुंच गई 56। तो आशा करते हैं ये संख्याओं का और ये फिर जो चिन्हों का ये जो प्रक्रिया है, जो ये खेल है, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप पूरे मनोवेग से हमारे इस कक्षा का अध्ययन कर पाए होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपको ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी इस कक्षा से विदा लेता हूं।